हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए साहब, साहब इस तरह। इधर इधर है साहब, इधर ही पड़ा हुआ है। चंदेल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पूरा इलाका स्कैन करो। दयानंद, ये बॉडी के पास जमीन पे क्या पड़ा है? गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हैं, रस्सी के हैं, गला घोट कर मारा गया है। उसके बाद पत्थर या किसी हैवी चीज से चेहरा खराब किया गया, फिर जलाया गया ताकि इस आदमी की शिनाख्त ना हो सके। मौत की टाइमिंग क्या होगी? 48 से 72 घंटे, 2 से 3 दिन पहले। इनकी उम्र क्या होगी? इनकी उम्र 55 से 60 साल के बीच है। खतना नहीं हुआ है। ब्लड स्ट्रीम में एल्कोहल कंटेंट्स काफी पाए गए हैं और पेट में ढेर सारा खाना। सर, लाश जहां मिली वहां का पूरा इलाका छान मारा, कुछ नहीं मिला। बॉडी के पास हमें ये मिला। विक्टिम की पहचान छुपाने के लिए कितना कुछ किया गया। चेहरा खराब किया गया, बॉडी को जलाया गया। क्या ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया या ये लॉकेट ही किसी और का था? सर, मैंने बॉडी के डिटेल्स स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में भेज दी है। सर, मुकुरबाग पुलिस स्टेशन को एक जली हुई लाश मिली है। डिटेल्स काफी मैच करें सूरज शुक्ला से। सूरज शुक्ला की फैमिली को इन्फॉर्म करो शिनाख्त करवाने के लिए। ललित द्विवेदी, लक्ष्मण चौबे, पीएसआई वरुण चंदेल। पीएसआई से ना, फैमिली ऑन द वे है। बस साथ ही हो। आगे आइए सर प्लीज। देखिए, बॉडी बहुत बुरी हालत में है। आप लोगों में से जो नहीं देख पाएगा वो प्लीज यहां बैठ जाइए। कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। ये मिला। एक खुशहाल परिवार के कर्ता की भयानक रूप से हत्या हुई थी। पहले शक किडनैपिंग का था, लेकिन इस हत्या से यह बात साबित हो गई थी कि इस केस में कोई गहरा षड्यंत्र शामिल है और फरार सस्पेक्ट्स अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता इस साजिश के महज सिपाही हैं। भोपाल में दर्ज किया गया यह मिसिंग केस अब एक मर्डर केस बन गया था और इसकी नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सर, मुकुरबाग पुलिस स्टेशन से इस केस की फाइल आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसी में है। अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता के सेल फोन्स अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। ये रहे उनके कॉल रिकॉर्ड्स। इन दोनों के फोन्स की आखिरी लोकेशन भी मुकुरबाग है।
जहां इन्होंने सूरज शुक्ला की लाश को ठिकाने लगाया था। और उसके पहले ये दोनों बराबर सूरज शुक्ला के टच में थे सर। इन तीनों के बीच लगभग हर रोज फोन पे बात हुआ करती थी। सुना, ये एक नंबर है जिसके साथ अजय और योगेश दोनों की काफी बात होती थी। मर्डर वाले दिन भी अजय ने कम से कम 16 कॉल्स किए हैं इस नंबर पर और योगेश ने 13। और स्विच ऑफ होने से पहले भी दोनों फोन्स की आखिरी कॉल इसी नंबर को है। हो सकता है सर ये इस मर्डर का मास्टरमाइंड हो। इस नंबर की डिटेल्स निकलवाओ, पूरी हिस्ट्री खोद डालो इस बंदे की। हो सकता है इस केस का रिमोट कंट्रोल इसी बंदे के पास था। मगर गांव और शहर दोनों में बच्चियां, महिलाएं और लड़कियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी असुरक्षित है। रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं जो ना उम्र देखते हैं ना सामाजिक वर्ग। पर हमारा सवाल। हाजी खान साहब, क्या बात है साहब। हाजी हुजूर, हम तो छोटे मोटे बुकी हैं, चादर देख के पैर फैलाते हैं। हम हाजी हुजूर, हमारी क्या मजाल जो हम आपको एडवाइस करें। सरकार तो खुद बड़े खिलाड़ी हैं। मैं तो कहता हूँ हिम्मत कीजिए और इस बार ब्लाइंड खेल लीजिए। जी। अरे आप कहाँ हैं? घर कब आ रहे हैं? 5 दिन हो गए हैं। अरे आऊँगा जब समय ठीक होगा। हाँ, और सुन, अगर कोई मुझे पूछने आए, खासतौर से कोई पुलिस वाला, तो कहना तू भी मेरे लिए बहुत परेशान है और हमेशा की तरह थोड़ा रोना धोना कर लेना और बीमारी का बहाना कर देना। हाँ, तू तो करती रहती है ना ऐसा। इतने सालों से ये सब कर रहे हैं, अब इतनी उम्र हो गई है, अब बस भी करो। अरे कैसे बस करूं? बस करूंगा तो बूढ़ा हो जाऊंगा। और तू तो जानती है, पैसे से बढ़िया कोई पेट्रोल नहीं है जो जीवन की गाड़ी को खींच सके। सर, शिनारपुर के दुर्गानगर में रहने वाले इस आदमी का नाम गोपीनाथ मौर्य है, जिससे अजय और योगेश की रेगुलर बात होती थी। बुकी है, एस्टेट एजेंट है, एक ऑफिस भोपाल में है और एक शिनारपुर में। एक बार जेल भी होकर आया है फ्रॉड और चीटिंग के केस में। सर, गोपीनाथ मौर्य का सेलफोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके दोनों ऑफिस पर ताला लगा है। बगल वाले ऑफिस के लोगों से बात किया, कह रहे कि 5 दिनों से ऑफिस बंद है। 10 अगस्त को तो सूरज शुक्ला की हत्या हुई थी और उसे चीटिंग के केसेस में महारत हासिल है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपीनाथ मौर्य को सूरज शुक्ला ने जेल भिजवा दिया हो सकता है। ये अपने भोपाल वाले ऑफिस में हफ्ते में 1 बार जाते हैं। 5 दिन हो गए, इनका कोई पता नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, ना कोई फोन कॉल, ना कोई संदेश, कुछ भी नहीं। 5 दिन हो गए हैं आपके पति को गायब हुए। आपने पुलिस को बताया तक नहीं, एक मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की। इनको तो आदत है, बोले बगैर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। मुझे भी आदत पड़ गई है। आदत है तो आप परेशान क्यों हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आपकी तबीयत का एक इलाज है मैडम, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपसे भी बुजुर्ग एक औरत हैं भोपाल में जिन्होंने अपना बेटा खोया है। उस आदमी की एक पत्नी है, एक बेटा है, एक बहू है। वो सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार आपका पति गोपीनाथ मौर्य हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है तो बहुत जल्द दूर हो जाएगी जब आपके पति जहां भी हैं हमारे पास आ जाएंगे। आप हमारी मदद करेंगी ना? कैसी मदद? आप बीमार हो ना, आराम कीजिए घर पर। अगर आपके पति का फोन आए तो बात जरूर कीजिएगा, लेकिन गलती से भी बता मत दीजिएगा कि हम लोग उसे खोज रहे हैं। नहीं बताएंगी ना आप? अपने पति की लेटेस्ट तस्वीर दीजिए। 24 घंटे सर्वेलेंस रखो, लैंडलाइंस को टैप करो और अपने सारे खबरियों को ये डिटेल्स और तस्वीर दे दो। बूढ़ा आदमी है सर, भाग भाग कर कितना भागेगा? ये बूढ़ा आदमी सिर्फ एक बार चीटिंग के केस में पकड़ा गया है। ये आदमी भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से। बूढ़ी लोमड़ी लगता है ये मौर्य। हाँ सेम। किस कमरे में हो? आपके बाजू में। ओह, मैं तो 203 में हूँ। 204। ओह, पर 204 तो इस फ्लोर पे है नहीं। नीचे है शायद, मेरा नीचे।
हाँ सर, होटल गोल्ड स्पार्क 203। सर थोड़ा जल्दी आइए, उसे शक हो गया शायद। मौर्य जी, आपने इनको कहीं देखा है? मौर्य जी के लिए और पानी लेकर आओ। पहले हम इन्हें नहलाएंगे, उसके बाद कुछ करंट के झटके देंगे। नहीं सर प्लीज हम पर दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए सर। देखिए बूढ़ा आदमी हूं, बीमार रहता हूँ। इसीलिए तमीज से पूछ रहा हूँ, ये बुढ़ापे में क्या सेकंड इनिंग खेली आपने? बताता हूँ सर। मेरा एक दोस्त है मुंशी गोयल। अरे मुंशी गोयल के बच्चे, इतने सालों को याद किया। मुसीबत में तो अपने ही याद आते हैं साले गोपीनाथ मौर्य। $1985 तक ये सारी जमीन मेरी थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बेच दी। किसको, कितने में? भोपाल का एक वकील है सूरज शुक्ला, 5 लाख में बेची। ये क्यों नहीं कहते कि मुफ्त में दे दी? क्या करता, मजबूरी थी। अभी कुछ दिन पहले मैं कोर्ट गया था अपने किसी दूसरे मामले से। अरे गोयल साहब, आप इतने सालों के बाद साक्षात मेरे सामने हैं। शुक्ला जी। गोयल साहब, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं आपको याद नहीं करता। ऐसा भी क्या प्यार आ गया भाई? कैसी बातें कर रहे हैं गोयल साहब। अरे मेरे घर में लक्ष्मी चौकड़ी मार के बैठी है सिर्फ आपकी बदौलत, आपकी वजह से। वो जमीन है? जमीन नहीं गोयल साहब, पैसे का खजाना कहिए। आपसे मैंने वो जमीन कितने में खरीदी थी? 5 लाख में। हाँ। और 10 साल पहले मैंने उसका एक टुकड़ा 1 करोड़ रुपए का बेचा है। 1 करोड़? पर कैसे? वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वहाँ के बिल्डर्स सारी जमीन हीरो के भाव में खरीद रहे हैं। अभी कल ही की बात है, कल का मुझे ऑफर पता है कितने का मिला है? कितने का? 17 करोड़ का। 17 करोड़, सोचो आप। 17 करोड़? ये सब कोर्ट कचहरी तो मैं अब शौकिया कर रहा हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है गोयल साहब, सब आपकी मेहरबानी। उसकी ये बातें मुझे हजम नहीं हुई। मैं कई रात तक सो नहीं पाया। फिर मैंने अपने वकील से बात की। गोयल साहब, कानून के दायरे में एक तरीका है। क्या? अच्छा, पैसे कितने लगेंगे? ये जमीन जो है वो आपकी पुश्तैनी थी, ठीक है? बिल्कुल, मेरे पिताजी ने मेरे नाम की थी। ये बात आपके भाइयों को मंजूर नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल मंजूर थी। सारे कागजात हैं मेरे पास। अब नए कागजात बनेंगे जिसमें यह लिखा होगा कि आपके भाइयों को मंजूर नहीं था, उनसे जबरदस्ती मंजूर करवाया गया था आपके पिताजी ने। इसीलिए आपने वो जमीन मूंगफलियों के दाम बेच दी। गोयल साहब, तो ये डील ही जायज नहीं हुई ना? उन दोनों का भी हक है उस जमीन पर। क्या बात, लेकिन मेरे भाइयों के साथ तो मेरी जमती नहीं है। वो क्या तैयार होंगे इस बात पे? आपके जमीन की कीमत 17 करोड़ रुपए है गोयल साहब। 1-1 करोड़ रुपए आपके भाइयों को दे देंगे। हाँ, 1 करोड़ में तो कोई भी तैयार हो जाएगा। और 1 करोड़ मेरा। 1 करोड़? फीस अलग से गोयल साहब। 1 करोड़ केस जीतने के बाद दे दीजिए। फिर क्या हुआ? भाई मान गए, मुकदमा किया, नतीजा क्या निकला? अरे भाई मान गए, केस किया, नतीजा लेकिन शुक्ला के पक्ष में ही होने वाला है, क्योंकि उसका पलड़ा भारी है। मेरे वकील ने तो आधी रकम पे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का सुझाव भी दिया, लेकिन साला मानता ही नहीं। गोयल जी, जब पूरा बागान ही मेरा है तो मैं चंद पेड़ों को क्यों कबूल करूं? शुक्ला, फैसला भी तुम्हारे हक पे हुआ नहीं, और कहीं जमीन पे कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया तो सालों रगड़ते रहोगे कोर्ट में। वकील हो, जानते हो ये सब। वकील हूं, इसीलिए मैं कोर्ट केस से डरता नहीं हूं, और इस केस में मेरी कोई गलती नहीं है।
इसलिए कोर्ट मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकती है। एक बात बोलूं गोयल जी, आपका लालच आपको गिरा रहा है और आप गिर रहे हैं। संभल जाइए वरना उठ नहीं पाएंगे आप। शुक्ला, आखिरी बार एक बात सुन लो मेरी। आखिरी बार आप सुन लीजिए और खन्ना तुम भी सुन लो। मुझे पता है तुम वहीं पर बैठे हो। अरे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम लोगों पर मानहानि का दावा ठोकने वाला हूं। तैयार है ना? बुरे दिन आने वाले हैं तुम लोगों के। उफ, तुमने तो सोने की खान पीतल के दाम बेच दी। मेरे वकील ने तो हाथ खड़े कर दिए। जमीन तो मिलने से रही, ऊपर से मानहानि का केस लड़ना पड़ेगा मुझे इस उम्र में। गोयल, मुझसे क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। इसलिए कि इस उम्र में जलेबी खाना और जलेबी की तरह गोल गोल बातें करना दोनों मना है। मेरी जमीन मुझे वापस दिला दो, मुंह मांगे पैसे दूंगा। पैसे कागज के फूल हैं दोस्त। जब पूरा खेत ही मिल सकता है तो अनाज से क्यों काम चलाएं? मुझे इस जमीन का 15% चाहिए। मंजूर, हमें सिर्फ ये जमीन दिला दो और देखो हमारे पास पूरी जिंदगी नहीं पड़ी हुई। इसलिए तुमने अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता को सूरज शुक्ला की सुपारी दे दी? नहीं सर, मैंने सूरज शुक्ला को बहुत समझाने की कोशिश की पहले। मैं स्टेट एजेंट हूँ, लोगों को पटाना मेरा पेशा है सर। अरे नहीं नहीं दिनेश, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से आ जाओ। अरे हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पर। और हाँ, पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, ठीक है? कम इन। ये आपके लिए। कौन है आप? अब आप मेरा फोन तो उठाते नहीं हैं। सोचा कि अपना फूल सा चेहरा आपके सामने ले जाऊंगा तो शायद आप पिघल जाएं। ओ, तो आप हैं गोयल के टट्टू मौर्य? गोपीनाथ मौर्य। मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा है। बुजुर्ग हो इसलिए धक्के मारकर नहीं निकालूंगा। वकील साहब, ये जिंदगी बड़ी कमीनी चीज है। हम जैसे कमीनों को बुजुर्ग बना देती है और आपके जैसे भले लोगों को फरिश्ता बना सकती है बेवक्त। जिस मुंह में नकली दांत हो उस मुंह से धमकी नहीं देनी चाहिए, चुटकुला लगती है। चलिए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूं, वरना वहां तक पहुंचने से पहले आप लड़खड़ाकर गिर सकते हैं। वकील साहब, मैं सांप हूं, अगर गिर पड़ा तो रेंग के निकल जाऊंगा। मेरा कोई सपोला भी नहीं है, पर आपका तो एक बहुत प्यारा सा परिवार है। ऐसे भरे पूरे परिवार के साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। निकल यहां से, निकल। और सुनो, उस गोयल से कह देना कि मानहानि के साथ साथ अब धमकी का मुकदमा भी चलेगा। और हां, अगली सुनवाई से पहले तुम भी मरवर मत जाना, क्योंकि जिंदगी वाकई कमी नहीं हो सकती। सर, जब घी अकड़ जाए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अजय और योगेश को कैसे जानते हो? सर, मैंने जिंदगी के हर दिन से थोड़े थोड़े रंग चुराए हैं। जब जेल हुई तो वहां के अंधेरे में अजय और योगेश जैसे रंगीन नौजवान मिले, शराब और शबाब के शौकीन, और जबान इतनी मीठी कि मौत को भी शुगर की बीमारी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव आप? अरे आप तो हमें जहर पीने को देंगे ना, उससे भी विलायती पिक समझ के गटक जाएंगे। पहले काम तो सुन लो। आप जो भी कहेंगे हम सब करेंगे गुरुदेव। अरे जेल में आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका मिला है, क्यों अजय? हाँ। अब इतना बड़ा ज्ञान पाने का मौका हमें कहाँ नसीब होगा? एक आदमी को थोड़ा ज्ञान देना है और उससे थोड़ा ज्ञान लेना है। अरे तो गुरुदेव, हो गया समझो, आपने कहा और हो गया। क्यों योगेश? हाँ हाँ, हो गया। वकील है सूरज शुक्ला, बड़ा तेज है। सालों पहले उसने एक जमीन खरीदी थी एक दोस्त से। दोस्त को जमीन वापस चाहिए, मामला कोर्ट में है। बस आप दोनों को इससे दोस्ती करनी है और उसे केस वापस लेकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाना है।
अरे बाहर निकल, अरे बाहर निकल, तू दिखाई नहीं देता? हाँ? क्या किया ये? बाहर निकल। अरे भाई साहब एक मिनट। अरे क्या भाई साहब, मेरी गाड़ी कैसी की तैसी कर दी तूने? अरे भाई साहब गलती से ठुक गई, आप शांत हो जाइए। शांत रहने से मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी क्या? देखिए गलती हमसे हुई है तो सारा खर्चा हम भर देंगे। हाँ तो ठीक है, गाड़ी साइड में लगा। बस आप शांत होइए सर। हाँ, गाड़ी साइड में लगा रहे। सर वो कार मैंने ही न दी थी इस काम के लिए, और उन्होंने बड़ी खूबी से सूरज शुक्ला जैसे चालाक आदमी को पटा लिया। लगभग 5,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा और 3 घंटे का टाइम चाहिए। ठीक है, तुम एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, ठीक है? कम पड़े तो और लेना, लेकिन साहब की गाड़ी एकदम टकाटक करना जैसे पहले थी। आप चिंता ना कीजिए। ए राजू, जल्दी आ। मैं यहाँ 3 घंटा वेट नहीं कर सकता। सर एक बगल में बहुत अच्छा ढाबा है, वेलकम ढाबा। सर क्यों नहीं आप हमारे साथ लंच कर रहे हैं? धीरे धीरे वक्त भी गुजर जाएगा, और सर लंच का टाइम भी तो हो चुका है। हाँ सर, एक बार आप चलिए तो सही, कसम से बहुत बढ़िया खाना मिलता है। अरे स्वाद ऐसा सर कि भूल नहीं पाएंगे आप। नॉनवेज? अरे वेज नॉन वेज जो आप चाहेंगे सब मिलेगा सर। मतलब वो चटपटा, मसालेदार, तेल तैरता हुआ। अरे सर अगर आप चाहें तो आपके लिए हम कम तेल कम मसालेदार सब बनवा देंगे सर। नहीं, मुझे तो चटपटा और मसालेदार खाना पसंद है। लो अरे सर फिर तो ये समझ लीजिए कि किस्मत ने हमें टकराया है। आइए चलते हैं सर। अरे सर बता दो ना, इतना अच्छा खाना मिलता है सर वहाँ पर। सूरज की असली भूख और प्यास दोस्ती की थी। अजय और योगेश उसे बड़े प्यार से करीब लाए, दोस्ती जताई, और देखते ही देखते बंदा दिल खोल कर बातें करने लगा। 1 महीने में दोस्ती की दही पूरी तरह जम गई। बस अजय, अब खाना मंगा लेते हैं यार, मुझे सुबह कोर्ट में भी जाना, मेरी सुनवाई है। शुक्ला जी ऐसा क्या खास केस है? हाँ यार, मेरा खुद का केस है। खुद का? आपने क्या गलती कर दी? आप तो गलत कर ही नहीं सकते। वही तो, दरअसल 1985 में जब मैं आप लोगों की उम्र का था, मैंने एक ज़मीन खरीदी थी सिर्फ 5 लाख रुपए। आज उसकी कीमत हो गई है 17 करोड़ रुपया। उत्तरी की? हाँ वही तो, उत्तरी की कीमत हो गई है उस ज़मीन। और जिस गोयल से मैंने वो ज़मीन खरीदी थी, वो अब अपनी ज़मीन वापस चाहता है। इसके लिए मुझ पर केस कर रहा है वो। अरे लेकिन शुक्ला जी ये कोई बात हुई? अरे जमीन बेच दे तो मतलब बेच देना। हाँ। वही तो, लेकिन मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए उसने एक एजेंट को भेजा, कोई मोरिया चोरिया। शुक्ला जी आप आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते? हाँ? सबका फायदा इसी में होगा। आउट ऑफ कोर्ट समझौता मेरी लाश पर भी नहीं होगा। मैं उन दोनों को कोर्ट में रुला के रहूंगा। उन्हें पता नहीं है उन्होंने किसके गिरेबान पे हाथ डाला है। सर उसके बाद भी मेरे दोनों आदमियों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो तो अहंकार के नशे में चूर था। अहंकार सर, ये अहंकार अच्छी चीज नहीं होती है। अजय और योगेश इस वक्त कहाँ हैं? सर मुझे नहीं मालूम। खेल रचने वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया था, अब उसकी 2 कठपुतलियों तक पहुंचना बाकी था। एमपी पुलिस ने अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता का पीछा किया और आखिरकार दोनों पुलिस के शिकंजे में आ गए। एडवोकेट सूरज शुक्ला मर्डर केस
अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा। साहब साहब मौर्य जी ने हमें फंसाया है, हम सच कह रहे हैं। एक आदमी के कत्ल को तुम लोग कुछ नहीं समझते? अगर हम लोग भी ऐसा ही समझे तो तुम लोगों का एनकाउंटर कर दें और बार बार एक ही बात दोहराएं कि हमने कुछ नहीं किया। फर्क बस इतना होगा कि हम लाश को नहीं जलाएंगे, तुम्हें जिंदा जला देंगे। बोलो, आजमाना चाहोगे हमें? अजय, योगेश, तुम लोगों के पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज है तुम लोगों का। सर हमने वही किया सर जो मौर्य साहब ने कहा सर। हाँ साहब। देखो भाई, हमने पूरी ईमानदारी और दोस्ती खाते से सामने वाले को समझाने की पूरी कोशिश की। हाँ गुरुदेव, समझाने की कोशिश तो की, अब लेकिन जब सामने वाला मानने को तैयार नहीं तो क्या किया जाए? अब कहता है कि लाश पे भी समझौता नहीं हो पाएगा। शायद हो पाएगा समझौता लाश पर। देखो, अगर सूरज मर जाता है तो उसके परिवार वाले डर से पिघल जाएंगे और उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन गुरुदेव, सूरज ऐसे कैसे मर सकता है? तुम दोनों मिलकर उसे मार दो, खत्म कर दो। अरे गुरुदेव, गले में हाथ डाल के बात निकलवाना एक चीज है और गला दबा के खामोश करना कुछ और है। ये मर्डर कहीं महंगा ना पड़ जाए। तुम दोनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद 2-2 लाख और मिलेंगे। कब मारना है? साहब, मारने का वक्त, दिन और प्लान तय हो चुका था। सर, मौर्य जी ने बोला था कि उनकी दी हुई गाड़ी ज़्यादा दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए ढाबे से हम लोगों ने टैक्सी ली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलोगे? हाँ साहब, शाम को यहीं वापस आना है। 7 बजे के आसपास निकलेंगे वहाँ से। इसके बीच में मैं दूसरा भाड़ा उठा सकता हूँ ना साहब? अरे तू उठा ले, बिठा ले, हमें क्या है, बस शाम को 7 बजे हमें वापस पहुंचा देना यहाँ, ठीक है? ठीक है साहब, चलो। हाँ जी सूरज जी, हाँ हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बस यही कोई 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। बढ़िया है, मेरा भी बस 1 ही घंटे का काम है। फिर बैठते हैं किसी अच्छी जगह पे, किसी ऐसी बार में। हाँ, एक बार तो यहाँ कोर्ट के सामने ही है, केसर बार। मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन सुना है बहुत अच्छा है। मैं वहाँ पहुँचकर आप लोगों का इंतजार करता हूँ। ओके ओके, पहुँच जाएंगे। अरे कहाँ पहुँचे आप लोग? अरे सर, बस 2 कदम की दूरी पे हैं, आ गए बस। अरे योगेश, कैसे हो सर? अरे शुक्ला जी, कैसे? बस बढ़िया। आज क्या टैक्सी से? गाड़ी किधर है? अरे अब दारू पीनी तो गाड़ी कौन चलाएगा? 7 बजे ही आ जाना। ठीक है साहब। साहब, हमारा इरादा सूरज को ज़्यादा से ज़्यादा पिला के उसका फ़ोन अपने कब्जे में करने का था और हम उसमें कामयाब भी हुए। और साहब, 7 बजे टैक्सी भी आ गई।
लो। शुक्ला साहब, आपके घर पे कौन कौन है? घर पे एक बीवी है, बूढ़ी माँ है, मेरा बेटा है, बहू है, एक पोती है और मैं हूँ। बेटा क्या करता है आपका? बेटे को मैंने सेट कर दिया है, उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री लगवा दी है। मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, अच्छा खासा कमा लेता है वो सब मेरे कारण है। हाँ, जिंदगी में बस एक अच्छा काम करो और फिर पूरी जिंदगी आराम करो। मैंने एक जमीन खरीद ली थी बस। हाँ, अब आप लोग भी मेरे दोस्त हो, आप लोग भी कोई ऐसा ही काम कर डालो, सबको एक अच्छा मौका मिलता है। आज हम ऐसे क्यों पी रहे हैं जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो? अरे वकील साहब, अब जिंदगी का क्या भरोसा, जब तक है मजे करो। वो तो है। दरअसल मैंने अपनी जिंदगी हमेशा दूसरों के लिए जी है। घर बार, माँ बाप, बीवी बच्चे, इन सब के लिए। अपने लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। दरअसल कभी अच्छे दोस्त नहीं मिले। अब तुम लोग मिले हो यार, तो चलो जिंदगी एंजॉय करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। सूरज का मोबाइल स्विच ऑफ था अजय की जेब में, और अब वक्त आ चुका था कि सूरज शुक्ला को भी स्विच ऑफ कर दिया जाए हमेशा के लिए। अजय, योगेश, मेरा फोन किधर है यार? मुझे घर पे फोन करना है भाई। तुम लोगों को चिंता हो रही होगी ना। मेरा फोन दे दो भाई प्लीज। पेट्रोल तुम लोगों ने पहले से खरीद रखा था? चेहरा बिगाड़ने का प्लान? सूरज शुक्ला का सेलफोन, वॉलेट और वॉच, ये सब कहाँ है? साहब, मेरे बीबी के पास थे। बीवी का नंबर? 444-2240। बात करो टीम भिजवा दो। सर साहब, हमने जो कुछ भी किया वो सब मौर्य जी के कहने के मुताबिक किया। इस कांड में जमीन के मालिक गोयल, इसका क्या हाथ था? सर उसे तो आम खाना था, पेड़ गिरने से कोई मतलब नहीं था उसका, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि हम लोग सूरज को खत्म कर देंगे। उसके वकील को भी यही बात नहीं मालूम थी। ये रास्ता बस हम तीनों के बीच था, इसमें कोई चौथा नहीं था।
तुम्हें लगा कि एक अच्छे खासे एस्टेब्लिश वकील का कत्ल कर दोगे, उसकी फैमिली को धमकाओगे, वो आउट ऑफ कोर्ट मान जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे 15% मिल जाएंगे। बस 15% के लिए तुमने ये सब किया? सर, मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं जो ऐसा कर रहा है, और ना आखिरी आदमी हूं सर। ये तो बस कुछ 19-20 हो गया जो पकड़े गए। मौर्य जी, आपके ये बाल धूप में सफेद हुए होते ना तो आपकी सोच भी थोड़ी बहुत सफेद हो गई होती, पर आप जिंदगी भर लालच की काल कोठरी में जिए और वहीं बूढ़े हुए हैं। उम्र के साथ साथ आपकी सोच भी काली पड़ती गई। आप बच्चे नहीं हैं, ऐशो आराम से जी रहे हैं। क्या करते इतने पैसे का? सर, ये पैसों का नशा उम्र के साथ घटता नहीं है सर, उम्र के साथ बढ़ता है। बड़ा पैसा कमाने की ताकत उन सारे घावों पर मरहम रख देती है जो जवानी बुढ़ापे को दे जाती है। मौर्य जी, जिंदगी की इस लंबी इनिंग में आप बस एक बात नहीं सीख सके। क्या सर? यही कि क्राइम नेवर पेज। जुर्म से किसी का कोई फायदा नहीं होता। पुलिस ने गोपीनाथ मौर्य, अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता पर मर्डर, किडनैपिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए हैं। उन्हें आईपीसी की धारा 302, 365 और 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया है और तीनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में मुंशी गोयल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसने गोपीनाथ मौर्य से यह कहा था कि वो सूरज शुक्ला को मनाए ताकि जमीन के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सके। लेकिन क्या मुंशी गोयल बेकसूर है, निर्दोष है? गोयल ने 1985 में एडवोकेट सूरज शुक्ला को अपनी जमीन अपनी मर्जी से पूरे लीगल पेपर वर्क के साथ 5 लाख रुपए में बेची और आज उस जमीन के दाम कई गुना बढ़ गए। इस बात को अपनी बुरी तकदीर समझकर भुलाने की बजाय गोयल के मन में एक ऐसे भयंकर लालच ने जन्म लिया जिसको जलन ने भरपूर आग दी, और इसी आग ने जन्म दिया इस भयंकर जुर्म को। इसी लालच की जोत से जली गोपीनाथ मौर्य, अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता की लालच की जोत। क्विक मनी के कारवां में सभी शामिल हो गए, लेकिन जो अपना नहीं उसका सपना भी देखना व्यर्थ है। इसीलिए इस कारवां की मंजिल खाई थी जहां यह जा गिरा और हमेशा की तरह जुर्म की हार हुई। दूसरी तरफ एडवोकेट सूरज शुक्ला का इन नए दोस्तों के साथ शराब और कबाब का रिश्ता एक वार्निंग थी कि कुछ गलत होने को है। एडवोकेट सूरज शुक्ला ने इस कोर्ट केस या इन नए दोस्तों का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। अगर किया होता तो उसके गुरु और चाचा कांतीलाल द्वारा शायद कोई और सलाह मिलती, शायद एडवोकेट शुक्ला की जान बच जाती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जो हालात हमसे मुश्किल फैसले करवाते हैं वही हालात हमें नेक इंसान भी बनाते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। मैंने 4:30 बजे काम खत्म किया। 15 मिनट में सब कुछ समेटा और 5:45 बजे बैंक से बाहर निकला। मेरा ब्रांच इंदिरा नगर इलाके में है, घर नील चौक में। मैं घर पैदल लौटा। लगभग 20 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में। 5:05 हुए होंगे जब मैं घर पहुंचा। कल यानी 10 जुलाई को आप ऑफिस पैदल गए थे? जी। क्यों? बस यूं ही। आपकी पत्नी सरिता
उन्होंने सुबह कुछ कहा था आपसे? ऐसा कुछ अलग से तो नहीं कहा, बस वही रेगुलर 8:30 को रोज की तरह नाश्ता हुआ। लीजिए। ओहा, ग्रेट। टीना सो रही है? उठ तो गई थी, लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग टीना बेटू, हाउ आर यू? फाइन पापा। देखिए आपकी मम्मा ने पोहा बनाया, आपका भी फेवरेट है ना ये तो। अब जब तक टीना अपना नाश्ता और दूध नहीं खत्म कर लेती तब तक आप भी ऑफिस नहीं जाएंगे। प्लीज टीना बेटू ऐसा मत करो। भाई जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, नहीं तो पापा को सजा मिलेगी। रोज जैसा दिन था। लेकिन रोज जैसी शाम नहीं थी। हमें फोन करके बुलाया गया और जब हम आपके घर पहुंचे तो पीछे का दरवाजा खुला लगता है। चेक करो, मैं बेडरूम में देखता हूँ। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे देखना है कि मेरी वाइफ और बेटी कहाँ है। सर जी पूरे घर में खून फैला हुआ है, क्राइम सीन है ये। बेहतर ये होगा कि आप अंदर न जाएं। पर इतनी खामोशी क्यों है अंदर? उनकी आवाजें सुनाई क्यों नहीं दे रही? धीरज जी संभालिए अपने आप को। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। शाम तकरीबन 6:15 बजे आपके पड़ोसी ने हमें फोन किया। उससे पहले क्या हुआ? वही जो मैंने आपको बताया सर। 5:05 पर मैं घर पहुंचा। आपके पास घर की चाबियां नहीं थी? जरूरत नहीं पड़ती थी, सरिता हमेशा घर पर ही रहती। आगे क्या हुआ? सर मैंने घर का मेन स्विच ऑफ कर दिया। घर का मेन स्विच क्यों ऑफ किया आपने? क्योंकि सर मुझे लगा कि सरिता ने बेडरूम का एसी ऑन कर रखा होगा। तो हमारा एसी शोर बहुत करता है, मुझे लगा शायद डोरबेल सुनाई नहीं दे रही उसे। और आपकी बेटी टीना, वो भी अक्सर शाम को 6 बजे गहरी नींद में सो जाती थी? जी नहीं, वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज थी। खुद उठकर दरवाजा नहीं खोल सकती थी। तो ये मेन स्विच ऑफ करना आपका रूटीन था? अक्सर होता था। आगे? मैंने कल भी मेन स्विच ऑफ कर दिया। सरिता को फोन लगाया उसके मोबाइल पर वो उठा नहीं रही थी। फिर मैं फिर से दरवाजे के पास गया। सरिता, सरिता! लगभग आधा घंटा हो गया था सर। सरिता को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। फिर मैं ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ गया। सरिता! 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 अब मुझे टेंशन होने लगी कि आखिर हुआ क्या है अंदर, क्योंकि सरिता कहीं बाहर तो जाती नहीं थी टीना को अकेला छोड़कर। सरिता! 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 टीना!
धीरज जी, क्या हुआ धीरज जी? पता नहीं रतन जी, क्या प्रॉब्लम है? पिछले 45 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, सरिता दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अंदर खून है जमीन पर। खून? रतन जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस को बुलाते हैं। सरिता! मेरे पड़ोसी रतन कुमार ने आपको फोन किया था सर, फिर आप लोग आ गए। आइए सर। सर दरवाजा अंदर से बंद है, चाबी मेरे पास नहीं है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दीजिए सर, मेरी बेटी और बीवी अंदर है सर, प्लीज। वैसे हो जा, 1 मिनट रुकिए। अंदर खून है, जाहिर सी बात है कुछ हुआ, हमें चेक करने दीजिए प्लीज। लोकेश। जी सर। आपके पास घर की चाबियां नहीं थी? नहीं थी, मैंने बताया आपको। लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि आपके घर के पीछे भी एक दरवाजा है। क्यों? हमें आपके घर के अंदर मेन दरवाजा तोड़कर दाखिल होना पड़ा। वो निकल गया दिमाग से। लेकिन पीछे का दरवाजा हमें खुला हुआ मिला। सर, पीछे का दरवाजा खुला हुआ है सर। ये सारे पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं। टायर्स के निशान। कातिल शायद 2 व्हीलर से इस तरह भागा होगा, या भागे होंगे स्कूटर या बाइक। सर पैरों के निशान वहां तक जा रहे हैं और वहां से वापस फिर स्कूटर की तरफ आ रहे हैं। FSL बुलवाओ और क्राइम सीन सिक्योर करवाओ। पूरा एरिया अंदर बाहर एक कोना सर्च करवाओ। ऑब्वियसली ये दरवाज़ा आप लोगों ने तोड़ा है, तो ये दरवाज़ा एविडेंस लिस्ट में नहीं होगा। करेक्ट। इस दरवाजे पे कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। मैंने भी सबसे पहले यही नोटिस किया था। सर यहाँ कुछ है। जब हम किचन स्कैन कर रहे थे, ये चीजें मिसिंग लग रही हैं। कातिल ने शायद विक्टिम सरिता हुजा के सर पर इन्हीं से वार किया होगा। उसके बाद उसने सारे एविडेंस यहाँ डंप किए होंगे, फिर वापस वहाँ गया और 2 व्हीलर लेकर निकल गया। और यहाँ गार्डन की मिट्टी कातिल की फुटवेयर से चिपक गई होगी। हम खून से सने हुए फुटप्रिंट्स के ट्रेसेस ले लेते हैं, टेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि अटैकर या अटैकर्स के पास एक थैली या एक बैग और भी रहा होगा, जिसमें चोरी का हुआ सामान उन्होंने रखा और भाग गया, या फिर भाग गए, क्योंकि बेडरूम में काफी उथल पुथल है। लॉकर में कुछ कैश या ज्वेलरी था? एक बार मैं अपनी बेबी और बेटी को देख सकता हूँ। आपको उस घर में रहते हुए तकरीबन 20 साल तो हो गए होंगे। जी हाँ। लेकिन आपके घर के पीछे एक और दरवाजा भी है, ये आपको याद नहीं आया? नहीं आया याद सर। जब खिड़की का कांच तोड़कर मैंने अंदर खून देखा तो मेरी सोच सुन पड़ गई थी। फुटप्रिंट्स के बगल में भी खून की बूंदें थी, और मेरा अनुमान है कि फुटप्रिंट्स और उसके बगल वाली बूंदों के ब्लड ग्रुप्स आपस में मैच नहीं होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
चाकू टूटा हुआ है। आधा चाकू विक्टिम सरिता के एब्डोमेन में लॉन्च था और इसका ये हैंडल जो हमें उस बैग से मिला, ये दोनों आपस में मैच करते हैं। इसका मतलब ये एक ही चाकू। सर मैंने कातिल की संभावित मूवमेंट्स और क्या क्या हुआ होगा उसका एक रफ मैप बनाया है। 30 मिनट्स में प्रेजेंट करूंगा। जल्दी करो। ब्लड वाले फुटप्रिंट्स के राइट साइड में फर्श पर खून की बूंदें थी, तो हो सकता है ये बूंदें कातिल के जख्मी राइट हैंड से टपकी हो। और मान लेते हैं कि अगर कातिल के राइट हैंड में चोट लगी थी तो उसने टीना का गला अपने लेफ्ट हैंड से घोट दिया, इसीलिए टीना के बॉडी पर कातिल के खून के कोई निशान नहीं। टीना की बॉडी हमें उसके बेड पर मिली थी। मरने से पहले टीना ने काफी स्ट्रगल किया हो। ये देखिए नाखून, विक्टिम ने कातिल को खरोचा है। न माँ पर हुआ न बेटी पर। माँ और बेटी की मौत के बीच में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं रहा होगा। लगभग कुछ नहीं। 10 जुलाई की शाम को 3 और 4 बजे के बीच ये दोनों मर्डर्स हुए, और अगर अपर लिमिट पकड़े तो 4:30। हस्बैंड धीरज आहूजा ने हमें बताया कि वो अपने घर 5:05 पर पहुंचे थे और वो बैंक से निकले थे तकरीबन 4:45 बजे। भैया कल शाम को हुए हैं सब और आपने हमें आज बताया। उमेश, मैं होश में नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जीजू, जीजू मेरी कल ही तो बात हुई थी सरिता दीदी से, तब सब कुछ ठीक था। ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं करुणा, पता नहीं। मैं बस ऑफिस से घर लौटा और धीरज जी, आपने अभी तक बताया नहीं कि घर में से क्या क्या चोरी किया गया हो सकता है। सारी ज्वेलरी हमारी बैंक लॉकर में रहती है। घर में कैश था लगभग 25,000 रुपए। ये 25,000 कैश आपने आजकल में रखा था या पहले से यहाँ पे मौजूद था? 4 दिन पहले विथड्रॉ किया था। सर, 1 मिनट। सर, इस कॉलोनी में तो सीसीटीवी नहीं है, लेकिन सामने वाले बिल्डिंग में भी हाल ही में सीसीटीवी लगाया गया है। एक काम करो, कल यानी 10 जुलाई के सारे दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की भी मंगवा लो। जी सर। शायद सर कातिल का इस घर में बार-बार आना जाना रहता था। हो सकता है। घर में फोर्स एंट्री के निशान तो है नहीं। ये सामने वाला दरवाजा तो खैर हमने ही तोड़ा है, जरूर पिछले दरवाजे से आया होगा। ये मुझे चोट आई जब मैंने खिड़की से पर्दा हटाने की कोशिश की। जीजू, सरिता दीदी से कल कोई मिलने आने वाला था क्या? मुझे उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। नीलेश ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया है और मेरा और आपका अनुमान लगभग एक जैसा ही। आंसर, क्राइम सीन पर 2 ब्लड ग्रुप सैंपल्स मिले हैं। पहला AB पॉजिटिव और दूसरा है O पॉजिटिव। AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। विक्टिम सरिता आहूजा का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था और उनकी बेटी टीना का A पॉजिटिव। और क्योंकि टीना का खून तो बहा ही नहीं था, इसलिए O पॉजिटिव शायद कातिल का ब्लड ग्रुप। ये फुटप्रिंट वाला ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है जो कि सरिता का था, और उसके बगल में ये जो ड्रॉप्स हैं इसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। मतलब कातिल जख्मी हुआ और ये खून की बूंदें उसके जख्मी राइट हैंड की शायद। क्वाइट पॉसिबल। वो अपने इंजर्ड राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़कर बेडरूम नंबर 2 से बेडरूम नंबर 1 की तरफ गया होगा, और इस दौरान उसके हाथ से खून टपकता रहा फर्श पर। उंगलियों के निशान मिले हैं कबर्ड और लॉकर पर। दोनों जगह लेफ्ट हैंड की उंगलियों के निशान हैं। अंगूठे की पोजीशन से पता चला कि ये फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट हैंड की हैं। लॉकर चाबी से खोला गया, तोड़ा नहीं गया, कोई फोर्स नहीं। लॉकर की चाबी कबर्ड में रहती है, कपड़ों के नीचे। जो कातिल को पता थी। कातिल आपकी जान पहचान का या धीरज? मेरी जान पहचान का, या फिर शायद आपकी फैमिली की जान पहचान का? कोई जान पहचान का आदमी मेरी सरिता और टीना को क्यों मारेगा? कल ही सरिता दीदी से कह रही थी कि अगले हफ्ते मैं उन्हें मिलने आ जाऊंगी। काफी दिन हो गए थे उनसे मिली नहीं थी, और आज जब आई हूं तो दीदी टीना
आपका ब्लड ग्रुप क्या धीरज? मेरा ब्लड ग्रुप? जी, आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। पर क्यों? किचन में ब्लड के फुटप्रिंट वाले कोई निशान नहीं। इसका मतलब कातिल ने विक्टिम सरिता के सर पर बेलन से वार शायद किचन में किया होगा। ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। श्योर, लेकिन हमारी हाइपोथेसिस, हमारा अनुमान हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, क्योंकि किचन में ब्लड की कुछ ही ड्रॉप्स मिली हैं, जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, जो कि सरिता का ब्लड ग्रुप है। सर पर वार होते ही सरिता खुद को बचाने के लिए किचन से बेडरूम की तरफ भागी होगी और इसी दौरान उसके सर से ब्लड की कुछ बूंदें गिरकर ज़मीन पर आ पड़ी। बेडरूम की तरफ भागी होगी खुद की और बेटी की फिक्र में, और कातिल ने शायद चकला उठाकर उसका पीछा किया होगा। ये चाकू कातिल अपने साथ लेकर आया होगा? नो, ये चाकू सरिता के किचन का ही है। अच्छा। सरिता किचन में थी, आटा गूंदा हुआ था, सब्जियां काटी जा रही थी, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी जब अटैक हुआ। ये चाकू कातिल ने वहीं से उठाया होगा। चाकू घर का ही है, मैंने क्रॉस चेक करवाया है। जी हाँ, हमारी किचन का है। कातिल ने सरिता के सर पर बेलन से वार किया किचन में, उसके बाद बेडरूम में चकले से उसके सर पर मारा और फिर चाकू से स्टैबिंग की। उस दौरान उसका राइट हैंड इंजर्ड हुआ होगा और चाकू का एक हिस्सा सरिता के पेट में रह गया। उसके बाद उसने टीना को भी मार डाला, लेफ्ट हैंड से गला दबाकर। जिस वक्त टीना पर अटैक हुआ वो अपने बेड पर सो रही थी। टीना ने फाइट बैक किया लेकिन बच नहीं पाई। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कातिल पक्का राइट हैंड में इंजर्ड हुआ होगा। मैंने टीना के गले पर पड़े मार्क्स के प्रिंट्स को ब्लो अप किया, लेफ्ट हैंड का निशान। इसी लेफ्ट हैंड से उसने कबर्ड खोला और फिर कपड़ों के ढेर के नीचे से लेफ्ट हैंड से ही उसने लॉकर की चाबी निकाली और फिर लेफ्ट हैंड से ही लॉकर खोलकर उसमें से 25,000 रुपये में निकाल लिए। उसके बाद कातिल ने सारे अहम सुराग इकट्ठे किए और घर के पीछे वाले गार्डन में फेंक कर चला गया। सब कुछ बाएं हाथ से किया गया। पीछे का दरवाज़ा खोलना, बैग फेंकना, मैंने मिस्टर आहूजा से कंफर्म किया है, वो बैग भी इसी घर को बिलोंग करता है। और घर के पीछे वो जो टायर के निशान मिले, वो किसी बाइक के नहीं बल्कि किसी गियरलेस स्कूटर के टायर के निशान है। जी नहीं, ये कंपाउंड वाले स्कूटर के टायर के निशान नहीं है। मैंने कत्ल वाली रात को उस स्कूटर की पूरी स्कैनिंग की थी, टायर एक एक पुर्जा स्कैन किया था। ये मिस्टर आहूजा का स्कूटर नहीं है। तो धीरज आहूजा ने किसी और स्कूटर वाले को सुपारी दी अपनी बीवी और अपनी फिजिकली और मेंटली चैलेंज बेटी को मारने की। वेल इंस्पेक्टर, अब यहाँ से आपका डिपार्टमेंट है। मेरा काम था क्राइम सीन रिक्रिएशन की ब्लूप्रिंट तैयार करना, और अभी तक की डिटेल है कि कातिल एक सिंगल आदमी है, उसके राइट हैंड में चोट लगी है और उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। क्राइम सीन पर मिले सुरागों को बड़ी ही बारीकी से स्टडी करके फोरेंसिक टीम ने इस हत्याकांड का एक तरीके से एक्शन रिप्ले रचा। अब यह जानना था कि कातिल कौन था, उसने ये डबल मर्डर क्यों किए, और क्या ये 25,000 रुपए की चोरी सिर्फ एक पर्दा था पुलिस को गुमराह करने के लिए। और अब पुलिस कैसे पहुंचेगी कातिल तक? मैंने सुपारी दी अपनी बीवी और बच्ची को मरवाने के लिए। धीरज जी, इतना तो पक्का है कि सिंपल चोरी के दौरान हुए मर्डर्स का केस तो नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं यही कह रहा हूं कि ये दोनों मर्डर्स आपने करवाए, क्योंकि घर के अंदर कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। कातिल को घर के अंदर वेलकम किया गया, और यह भी हो सकता है कि आपकी पत्नी उसी के लिए खाना बना रही थी। आपकी पत्नी सरिता जी ने अटैक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और आपकी बेटी टीना, जो कि पहले से ही फिजिकली और मेंटली चैलेंज थी, उसने स्ट्रगल तो की लेकिन फिर भी खुद को नहीं बचा पाई। और मैंने अपनी टीना और बीवी को मरवाया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। किस बेसिस पे? कि मेरी बीवी खाना बना रही थी। लॉकर की चाबी की लोकेशन किलर को पता थी, क्योंकि मुझे पीछे के दरवाजे के बारे में ख्याल नहीं आया था। हम पिछले 10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और धीरज जी और उनकी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि टीना दिमागी तौर पर कमज़ोर थी। सरिता जी का लगभग सारा समय उसी को संभालने में ही जाता था। धीरज आहूजा और सरिता आहूजा के बीच संबंध कैसे थे? संबंध तो अच्छे ही थे। हाँ, वैसे कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन क्या है ना, सरिता जी बहुत बड़े फैमिली को बिलोंग करती थी। मेरा मतलब है पैसे वाली फैमिली से, और धीरज जी हमारे जैसे वर्किंग क्लास। पर शारदा, ये तब की बात है जब उन लोगों की शादी हुई थी। शादी के इतने सालों बाद ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पर आप सोचिए ना जरा, सरिता जी हमेशा कार में ट्रैवल करती थी
और धीरज जी हमेशा स्कूटर पे दिखाई देते थे। हम सर हमें कुछ नहीं पता, अगर कोई बात रही भी होगी तो पति पत्नी के बीच में रही होगी। पति पत्नी के बीच? ये आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है। ये 10 जुलाई की सुबह को आप अपने घर से ब्रेकफास्ट करके बैंक के लिए निकले। और उसी शाम 5:02 पर आप बैंक से घर लौटे, और वो भी पैदल। पर आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि धीरज जी कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है सर? आपके सुबह बैंक जाने से लेकर शाम घर लौटने तक हमें आपके घर के पास शक करने जैसा कुछ नहीं दिख रहा। कातिल आपके घर के अंदर पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ, पर अफसोस पीछे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और ये बात शायद कातिल को अच्छी तरह से पता थी। आपके घर की बैक साइड कन्वीनियंट है किसी के भी आने के लिए। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पंप हाउस है, डेड एंड सा, और एक पतली सी गली है जो चौल से गुजरकर सीधी आपकी कॉलोनी में दाखिल होती है। जाहिर सी बात है, कुछ चुपके से आया और चुपके से चला गया, और कोई नहीं देख पाया, और यही हुआ। आप अभी भी ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने किसी को बैक साइड से अपने घर भेजा, सरिता और टीना का मर्डर करने? हम पिछले 3 दिन की नहीं बल्कि 1.5 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके। तो हमने देखा कि आप हर रोज सुबह अपने घर से बैंक स्कूटर पर जाते हैं और स्कूटर पर ही वापस आते हैं, और आपके वापस आने का टाइम होता है तकरीबन 4 से 4:30 के बीच। लेकिन 10 जुलाई की सुबह आप अपने घर से बैंक पैदल चलकर गए और पैदल ही वापस आए, और आपके लौटने का वक्त है 5:02। आपकी रोजाना की टाइमिंग से लेट, अच्छा खासा लेट, आधा घंटा। आप भी सर्विस ही करते हो? कभी बैकलॉग नहीं होता? कोई अर्जेंट काम, फाइलिंग रेडी करना, भेजना? वाकिफ होंगे इस सबसे? बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। इसलिए हमने आपके बैंक के स्टाफ से बात की। किसी को भी आपके बैंक में आधा घंटा ज़्यादा रुकने पर शक नहीं, क्योंकि आप बैंक के मैनेजर हैं। पर आपको शक है मेरे ओवर टाइम करने पर, मेरे पैदल घर लौटने पर, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने जानबूझकर किया? हमें तो लग रहा है, और हमें शक है, पूरा शक है, और आप साबित कीजिए कि हमारा यह शक बेबुनियाद है। सर, इस बात पर कोई शक नहीं है कि हमारी फैमिली और जीजू की फैमिली में हमेशा से क्लास डिफरेंस रहा है। हमारी फैमिली वेल ऑफ है, जीजू की मिडिल क्लास। तो इस डिफरेंस से आपके जीजू को कोई तकलीफ होती थी? 23 साल की शादी थी सर, एडजस्ट हो गए थे। पक्का एडजस्ट हो गए थे? देखिए सर, मेरे जीजू बहुत ही सिंपल इंसान है, पर बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने लिए एक पोजीशन बनाई है। तो आपके जीजू की ये पोजीशन सरिता जी के लिए काफी थी? दीदी ने कभी अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं किए। घर में एक एसी चाहिए थी तो एसी लग गई थी। दीदी को कार की आदत थी, जीजू को नहीं थी, फिर भी उन्होंने दीदी के लिए कार खरीदी। दीदी हमेशा कार से ही आती जाती थी हर जगह, पर जीजू कार इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके कुछ उसूल हैं, वो उनके हिसाब से ही चलते हैं। टीना क्या? टीना हैंडीकैप थी ना? सर, आप ये कहना चाहते हैं कि टीना का स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से उन दोनों के बीच कुछ तनाव? नहीं सर, वो दोनों टीना को बहुत प्यार करते थे। देखिए करुणा जी, डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, क्या टीना उन पर बोझ थी? ऑफ कोर्स नॉट। हमारी फैमिली, जीजू की फैमिली, जीजू के भाई उमेश जी, उनकी वाइफ ऋतु जी, उनके बच्चे प्रीति और अभिमन्यु, हम सब टीना को बहुत प्यार देते थे। आप एक मारी गई स्पेशल चाइल्ड को बोझ कहकर इस तरह उसका इंसल्ट न करें। हम किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे,
ये एक डबल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो एक चोरी के दौरान हुए नहीं लगते हैं। ये एक सोची समझी साजिश रची गई थी। सर टीना हमारे जिगर का टुकड़ा थी सर। लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से मार दिया गया। क्यों सर, क्यों? वो हमारे दिलों को, हमारे घरों को खुशियों से भर देती थी सर। आप जिस घर में रहते हैं वो किसका है? जी मेरा है। ये कैसा सवाल हुआ सर? ये जो आपका घर है वो आपका पुश्तैनी घर है? आपके पिताजी आपके लिए छोड़ गए थे? हाँ, पर उसका इस सबसे क्या ताल्लुक? आपके बड़े भाई धीरज आहूजा, उनका भी इस घर में कोई हक है? सर वो मेरे बड़े भैया हैं, जाहिर है मुझसे ज्यादा हक उनका है इस घर पे, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं सर। उन्होंने मुझे कभी जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुद चले गए। और इस दरियादिली की कोई खास वजह? वो घर छोटा है। सरिता भाभी बहुत बड़े घर से बिलोंग करती थी। वो इस घर में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी, इसलिए भैया ने अपने लिए दूसरा घर ले लिया। उनकी उतनी हैसियत भी है, काफी पढ़े लिखे हैं, बैंकिंग के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली थी, बाद में फिर बहुत तरक्की की। और आप? सर मैं भैया जितना स्मार्ट नहीं हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। स्टॉक मार्केट में दलाली करके थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, पर सर इस सब का इस हादसे से क्या ताल्लुक है? शायद नहीं, या शायद है। लेकिन सर मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे धीरज भैया सरिता भाभी और टीना का कत्ल कभी नहीं कर सकते। टीना उन पर कभी बोझ नहीं थी, वो हम में से किसी पर भी बोझ नहीं थी। तो फिर टीना का कत्ल क्यों हुआ उमेश जी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप इतना तो बता सकते हैं कि आपका बेटा अभिमन्यु इस वक्त कहाँ है? अभिमन्यु? उसे बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो आप लोगों के बीच में नहीं था। आपकी भाभी का कत्ल हुआ, आपकी भतीजी का कत्ल हुआ। वो ना तो धीरज जी के घर आया और ना ही उनके फ्यूनरल में शामिल हुआ। अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया है? तो उससे करवाया गया। क्या? उमेश जी, क्या आपने अपने बेटे अभिमन्यु से अपनी भाभी सरिता और अपनी भतीजी टीना, इन दोनों का कत्ल करवाया? हम सारी डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, पर इंस्पेक्शन के लिए हमें स्कूटर हिरासत में लेनी होगी। जितना छुपाओगी उतना और फंसोगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे स्कूटर पर खून के धब्बे हैं। बोलो, कहाँ है तुम्हारा भाई अभिमन्यु? और तुम्हारे पापा का इन मर्डर्स में कितना हाथ है? ये क्या वाहियात आरोप लगा रहे हो? अभिमन्यु एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, टॉपर है। बहुत अच्छी बात है, हमें भी मिलना है आपके इस टॉपर बेटे से। उसका प्रोजेक्ट सबमिशन चल रहा है, तो अपने दोस्त के घर पर ही रह रहा है पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ दिनों से मतलब 10 जुलाई। अभिमन्यु का फ़ोन नंबर और दोस्त का एड्रेस लिखिए। जब मुझे पता चला कि किलर का राइट हैंड इंजर हुआ होगा मर्डर के दौरान, सर तभी मुझे अभिमन्यु भैया पर शक हुआ। अभिमन्यु के राइट हैंड पर 10 जुलाई को कोई घाव था? मम्मी मंदिर गई थी, पापा काम से बाहर गए थे, मैं घर पर अकेली पढ़ाई कर रही थी। भैया क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, तू दरवाजा बंद कर।
आपके शर्ट पर खून क्यों है? और ये बैंडेज? बोला ना सब ठीक है। स्कूटी से गिर गया था, ग्लास से कट हुआ। डॉक्टर अंकल ने पट्टी कर दिया। सुन, अब मैं 2-4 दिन के लिए रुपेश के घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा को बोल देना, ठीक है? वो पास की लॉन्ड्री में भी स्कूटर पर जाते, स्कूटर के बिना कहीं नहीं जाते। लेकिन सर, उस दिन वो स्कूटर घर पर ही छोड़ गए थे। बाद में मम्मी ने मुझे उन्हें फ़ोन करने को भी कहा था जब ताईजी और टीना के मर्डर्स की खबर आई। लेकिन भैया ने मुझसे कहा कि वो बिज़ी है और बाद में फ़ोन करेंगे। लेकिन सर, वो एक बार भी नहीं आए। तभी मुझे और अजीब लगा। गुड, देर से आए पर दुरुस्त है। अच्छा कि तुमने ये सब कुछ अभी बता दिया। प्रीति, अभिमन्यु ने? मुझे नहीं मालूम मम्मी, भैया ने मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बताया। त्रिपाठी, मैं रुपेश के घर जा रहा हूँ और उमेश ओझा को वहीं पुलिस स्टेशन रुकने के लिए कहना। पता करते हैं उसकी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट क्या है। सर, क्या हुआ? मेरा बेटा मिला? मिल जाएगा, और इस केस की सच्चाई भी बहुत जल्दी मिल जाएगी उमेश जी। सच्चाई छुपाई नहीं छुपती कभी। रुपेश वर्मा? जी सर। अभिमन्यु ओझा अंदर है? हाँ सर, अंदर ही है। बुलाओ। ये सारा मटेरियल फोरेंसिक जाएगा, सब कुछ स्कैन होगा। एनालिसिस रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए। जी सर। हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तुम्हारी स्कूटर मिली हमें, और स्कूटर पर तुम्हारे खून के धब्बे भी। तो बताओ, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? प्रणाम ताई जी। अरे अभी आ बेटा, आ अंदर। ये ले बेटा। आप ताया जी अंदर हैं? नहीं बेटा, आज ताया जी लेट है, ओवर टाइम चल रहा है। कभी आएंगे? कुछ बोल नहीं सकती। तुम सीधा कॉलेज से आ रहे हो? जी। ताई जी, एक बात करनी थी। पहले कुछ खा लो, खाना बना दो। ओके। ताई जी, नेक्स्ट वीक मेरे कॉलेज का सबमिशन है। एक प्रोजेक्ट है, मटेरियल्स लेने हैं। मुझे 2500 रुपये लगेंगे, हेल्प कर देंगे प्लीज़? तभी तो मैं सोचूं, अभी तक मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे थे? ताया जी, मुझे पैसे के लिए कभी मना नहीं करते थे। फीस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए पापा के पास कभी इतने पैसे होते ही नहीं थे, और प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं। पर उस दिन ताया जी घर पर नहीं थे, और ताई तो ये जो तुम हेल्प हेल्प कह करके हर दूसरे दिन अपने ताई जी से जो पैसे ले जाते हो ना, उसका असली नाम है भीख। सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे मांगता हूँ ताया जी से, पापा के पास कभी इतने होते ही नहीं। और यहाँ तो पैसों का पेड़ लगा है। नहीं, कभी तुम आते हो, कभी खुद तुम्हारे पापा आते हैं। अगर इंजीनियरिंग करने की हैसियत ही नहीं थी तो एडमिशन ही क्यों ली? मेरिट स्टूडेंट हूँ ताई, स्कॉलरशिप भी मिलती है, बस पूरी नहीं पड़ती। मतलब तुम हर बार ऐसे ही आकर के पैसे मांगोगे? तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी, फिर तुम्हारी बहन प्रीति कॉलेज जाएगी, वो पैसे मांगेगी। कभी तुम लोगों को ख्याल नहीं आता कि ताया जी की अपनी फैमिली भी है, टीना की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के खर्चे हैं। पर नहीं, तुम लोगों का तो भीख मांगना रुकता ही नहीं। चुपती है ना बातें बेटा, जानती हूँ, लेकिन बिना कहे मेरे दिल की भी चुभन कम नहीं होती। मैं चलता हूँ ताई। ना बैठ, मैं रोटी बना देती हूँ। इतनी बुरी भी नहीं है तेरी ताई जी जितना तू समझता है। और सुन,
ये बातें ताया जी से मत करना और ना ही उनसे पैसे मांगना। बैठ अभी। सर, ताई से पैसे मांगने में हमेशा शर्मिंदगी होती थी मुझे। ताई आसपास होती तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, ये भी मुझे पता था। लेकिन सर, उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्होंने, भिखारी बोल दिया सर। 10-15 मिनट वहीं बैठा रहा सर, मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में। फिर टेंशन थी कि प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करूंगा। पूरे साल की मेहनत थी सर। बार बार वो भिखारी भिखारी वर्ड मेरे दिमाग में घूम रहा था। फिर बस कुछ ऑफ सा हो गया मेरे अंदर। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। ताया जी जब भी कैश देते लॉकर से देते थे। मुझे मालूम था चाबी कहाँ रखते थे। फिर तुमने वो सारा सामान घर के पीछे वाले गार्डन में फेंका और वहाँ से भाग गए। तुम जानबूझकर पीछे के दरवाजे से आए और सामने वाला दरवाज़ा अवॉइड किया, क्योंकि तुम जानते थे कि सामने वाली बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा हुआ है। नो सर, मुझे नहीं पता था वहाँ सीसीटीवी है। मैं पीछे के दरवाजे से ही आता था और वहीं से जाता था। तुमने अपनी ताई और अपनी बहन टीना का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारा तिरस्कार किया। ये सब करने के लिए तुम्हें किसी और ने उकसाया था, भड़काया था। सर, कहाँ है मेरा बेटा? कुछ कहा उसने? जी हाँ, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये दोनों कत्ल उसी ने किए। क्यों? उसका कहना है कि उसे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे। पापा, वो कुछ पैसे चाहिए थे प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। कितने चाहिए? 2500। अभी तो इतने पैसे है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं पापा, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। आधा घंटा मेरा वेट नहीं कर सकता। आकर देता था ना तुझे पैसे। आज तक मना किया तुझे। आई एम सॉरी ताया जी। ताई जी ने बहुत बेइज्जती कर दी थी, भिखारी बोल दिया था मुझे। उसके लिए तुमने उसे टीना को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? तुम क्या करोगे? उमेश क्या करेगा? तेरी माँ, प्रीति, सब लोग हम क्या करेंगे? अभिमन्यु के माता पिता और बहन को भी यह तिरस्कार चुभता था, पर जब उन्हें पता चला कि अभिमन्यु ने किस तरह तिरस्कार का जवाब दिया, तो उन्हें खुद ऐसा तिरस्कार महसूस हुआ जो जीवन भर शायद भुला ना पाएंगे। धीरज आहूजा पूरी तरह से टूट गए हैं। उनका सारा परिवार, उनकी सारी दुनिया खत्म हो गई है। अब उतना ही दर्दनाक मुकदमा होगा जब वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए अपने भाई के बेटे को सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने अभिमन्यु के खून से सने जूते भी बरामद कर लिए हैं जो उसने कत्ल के दौरान पहने थे। ये जूते अब सबूतों की लिस्ट में जुड़ गए हैं। अभिमन्यु इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और बहुत जल्द मुकदमे का सामना करेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.